आज क्राइम डायरी से एक सच्ची घटना, जो किसी के ईमानदार होने पर इतनी बड़ी सजा दी गई कि पूरे राज्य के साथ साथ देश की भी राजनीति में हलचल मच गया था। यह उस नेता की कहानी है जो अपने क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक चुने गए और जिसका सपना अपने क्षेत्र में अमीरों और गरीबों के बीच समानता लाना था और गरीबों के जीवन शैली को सुधारना उसकी पहली प्राथमिकता थी। वो जो समाज में समानता लाने के लिए कदम उठाए, जिसकी कीमत उन्हें 107 ताबड़तोड़ गोलियां खाने के बाद चुकानी पड़ी, जिसके ईमानदारी, सेवा और सादगी भरे चरित्र की चर्चा केवल एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में की जाती थी। लोगों ने उन्हें अपना भगवान तो कुछ लोगों ने उन्हें अपना मसीहा कहा करते थे। यह कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को प्यार दिखाते हुए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि प्रत्येक कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह कहानी शुरू होती है बिहार के पूर्णिया जिले से, जहां 1947 में एक होम्योपैथ डॉक्टर के घर में एक लड़का का जन्म होता है जिसका नाम अजीत सरकार होता है। वे बचपन से ही तेज, मेधावी और समाज में कुछ बड़ा करने की इच्छा लेकर बड़ा होते हैं। अपने किशोर अवस्था आते आते उन्होंने देखा गरीबों और कमजोरों का आगे ना बढ़ पाने का कारण समाज में पनप रहे सामंतवाद का है। सामंतवाद का मतलब पूंजीपतियों का राज, जो जिलों में बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते थे। उन्होंने यह भी देखा कि जिला का बड़ा भाग इन्हीं लोगों के पास है, वहीं गरीबों के पास अपनी झोपड़ी बनाने तक का जमीन नहीं है और गरीबों का आए दिन शोषण होता रहता है। तभी उनकी दिलचस्पी देश की राजनीति पर लगने लगता है, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे वह अपनी पीड़ा या दुख को समाज से दूर कर सकते थे। इसी बीच इनकी शादी उस समय बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर काम करने वाली माधवी देवी से होती है। समय के साथ साथ इन दोनों के बीच तीसरे व्यक्ति का आगमन यानी इनका बेटा अमित सरकार का जन्म होता है। गरीबों का शोषण और आगे न बढ़ पाने के कारण अजीत सरकार का सामंतवाद के खिलाफ गुस्सा और नफरत बढ़ने लगता है। तभी अजीत सरकार उस समय के सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हैं और मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं और वे अपनी दफ्तर या पार्टी दफ्तर पूर्णिया के ही झंडा चौक इलाके में शुरू करते हैं। लोगों को सामंतवाद के खिलाफ और गरीबों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए वहां के लोगों को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा मोर्चा खोलते हैं। फिर कुछ समय बाद 1980 का बिहार विधानसभा का चुनाव आ जाता है और वह चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लेते हैं। तभी सीपीआई ने उन्हें पूर्णिया विधानसभा का सीट के लिए टिकट भी दे देती है। इसके बाद वह चुनाव प्रचार में जी जान से भिड़ जाते हैं और चुनाव प्रचार के लिए नए नए प्रकार के तरकीब लेकर आते हैं। वे चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी को कितना वोट मिलेगा वे पहले पता कर लेते थे। उनकी एक प्रचलित प्रचार यह भी थी कि वह चुनाव से पहले कई लाल गमछा को अपने पार्टी दफ्तर के बाहर और अन्य चौक चौराहों के पास बिछा देते थे और लोगों को चंदा के नाम पर 1-1 रुपया देने को कहा करते थे और सख्त आदेश होता था कि केवल 1 रुपया ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद वह अपनी लाल गमछा को अपने पार्टी दफ्तर लाते और काउंटिंग करते। इससे उन्हें पता चल जाता था कि उन्हें कितना वोट मिलने वाला है। 1980 का चुनाव होता है और सीपीआई नेता अजीत सरकार की पूर्णिया विधानसभा से जीत होती है। चुनाव जीतने के बाद वह गरीब लोगों के सुख दुख में भाग तक लिया करते थे, यहाँ तक कि खुद ही लोगों को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाते थे। बहुत कम ही सरकारी सुख सुविधा लिया करते, अधिकतर अपनी सरकारी वाहन का इस्तेमाल ना कर बल्कि पब्लिक बस में सफर किया करते थे। अगर उसका बॉडीगार्ड किसी को उठाता तो वह किसी को ना उठाने का सख्त आदेश देते और उस बस में खड़ा होकर ही सफर करते थे। लोगों को किसी तरह का तकलीफ ना हो इसका पूरा ख्याल किया करते थे। इसी उदार विचारधारा और लोगों का प्यार होने की वजह से वे लगातार 4 बार चुनाव जीतते हैं, जिसमें 1985, 1990 और 1995 का चुनाव भी शामिल है। लेकिन 1995 का चुनाव इतना आसान नहीं था। यह दौर बिहार में संदूक और बंदूक का चल रहा था। संदूक माने धनबल और बंदूक माने बाहुबल। कुछ लोगों का कहना था अब जिस प्रत्याशी के पास पैसे और गुंडे होंगे वही सरकार बनाएगा। लेकिन अजीत सरकार लगातार 4 साल विधायक रहने के बावजूद कहीं भी अपना निजी संपत्ति नहीं बना पाए थे। वे अभी भी पूर्णिया के दुर्गावाड़ी इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे, जबकि किराए का पैसा वे खुद चुका नहीं पाते थे। उस रूम का किराया उसकी पत्नी यानी माधवी देवी चुकाती थी, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। संदूक और बंदूक के दौर में बिहार का सीमांचल क्षेत्र भी बच नहीं पाया। सीमांचल मतलब जिसका बॉर्डर दूसरे राज्य या देश से मिलता हो। वही पूर्णिया जिला का बॉर्डर एक तरफ बंगाल से मिलता है और दूसरी तरफ नेपाल से।
अभी भी सीपीआई नेता अजीत सरकार के कुछ सपने बाकी थे। वे गरीब लोगों को सम्मान दिलवाने में सफलता तो पा चुके थे, लेकिन वे अभी भी गरीब और बेघर लोगों को जमीन नहीं दिलवा पाए थे। इसलिए वे 1995 का चुनाव भी लड़ते हैं और भारी मतों से जीत हासिल करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वे अपने आखिरी ख्वाहिशों या सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह से टूट पड़ते हैं कि सामंतवादी या पूंजीपतियों के होश सा उड़ जाता है। वे जमींदारों के जमीन पर गरीब और बेघर लोगों से कब्जा करवाते और उन्हें जमीन मुहैया करवाते। अजीत सरकार के इस रूप के उदय से सामंतवादियों में हड़कंप सा मच गया था। उनमें अजीत सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि उनके जान के प्यासे हो जाते हैं। वे 1995 के चुनाव के बाद 2 साल तक गरीब और बेघर लोगों को जमीन दिलवाने का काम करते रहे। तभी 14 जून 1998 को वो काली शाम भी आती है, जिस शाम लगभग 4:30 बजे पूर्णिया के हरदा गांव से पंचायती कर वापस अपने घर आ रहे थे। उस दिन उनके साथ उनका कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था। वे अपने सरकारी गाड़ी, जो एक सफेद एम्बेसडर थी, जिसमें उनका ड्राइवर और एक पार्टी सदस्य मोहम्मद अशफाक आलम मौजूद था। उस दिन टोटल 3 व्यक्ति उस व्हाइट एम्बेसडर कार में मौजूद थे। जैसे ही कार एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचती है, वहां पहले से ही एक यामाहा बाइक पर सवार 2 व्यक्ति अपने सामने खड़ी एक बुलेट बाइक पर सवार 2 अन्य व्यक्ति को इशारा करता है। वे अजीत सरकार के कार का नंबर देखकर उनके गाड़ी को पहचान चुका था और फिर वे चारों अजीत सरकार के कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। वे पिस्टल से लेकर AK-47 तक कई तरह का हथियार से लगातार 200 राउंड फायरिंग करते हैं। उस कार में मौजूद सभी 3 व्यक्तियों की जान चली जाती है। उन लोगों ने इन तीनों के शरीर का चिथरी उड़ा दिया था। यहाँ तक कि अजीत सरकार की खोपड़ी का सारा मांस बाहर रोड पर पसड़ा हुआ था। उन लोगों का मकसद किसी तरह से अजीत सरकार की हत्या करने का था और वे लोग इस काम में सफल हो चुके थे। फिर किसी ने अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार को खबर दी और वे दौड़ते हुए उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब वह अपने पिता अजीत सरकार को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उनका एक हाथ अजीत सरकार के बॉडी में चली जाती है। उन लोगों ने उनका शरीर को छलनी बना दिया था। फिर पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजीत सरकार को 107 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। यह खबर जैसे ही आम लोगों तक पहुंची, लोगों में आक्रोश इस तरह से उमड़ चुका था कि लोग सभी रास्ते को जाम कर देते हैं। यहाँ तक कि बंगाल तक जाने वाली सभी रास्ते को बंद कर दिया गया था। जगह जगह आगजनी शुरू हो चुकी थी। इतना आक्रोश फैल चुका था कि पुलिस फोर्स तक बौनी पड़ चुकी थी। अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार के भी शांत करवाने से ये लोग शांत नहीं हो रहे थे। तब उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पूर्णिया आना पड़ा। तब जाकर लोगों ने शांति अपनाई। तभी लोकल पुलिस ने कई अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आने के कारण लोगों में आक्रोश फिर से एक बार बढ़ गया और लोगों ने CBI जांच की मांग करने लगे। फिर दिल्ली में बैठी सरकार ने लोगों के आक्रोश को देखते हुए इस केस को CBI को सौंप देती है। फिर फरवरी 2008 को CBI की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को अजीत सरकार की हत्या का दोषी मानते हुए इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। CBI के विशेष अदालत से उम्र कैद की सजा होने के बाद ये तीनों लोग पटना हाईकोर्ट पहुंचे और पटना हाईकोर्ट ने साल 2012 में सबूत के अभाव में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इन सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है। तब तक पप्पू यादव 8 साल जेल की सजा काट चुके थे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े और ईमानदार विधायक अजीत सरकार के हत्या के बाद भी उनके समर्थक और बेटे अमित सरकार को इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया। हमारी यह कानून व्यवस्था आज तक उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाई। फिर बाद में अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने अपनी जान की दुहाई देते हुए इस देश को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया बसने चले जाते हैं। फिर एक दिन आमिर खान के एक शो सत्यमेव जयते में उन्हें इनवाइट किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता से जुड़े एक उदारवादी सोच को प्रकाशित किया। अमित सरकार ने कहा जब वह पूर्णिया जिले से क्रिकेट खेलते थे, उनकी टीम फाइनल में आ चुकी थी और उस फाइनल मैच में उसे भी मेडल मिलना था और चीफ गेस्ट के रूप में उनके पिता अजीत सरकार को बुलाया गया था। लेकिन मैच के दिन अजीत दा जाने से मना कर देते हैं। जब शाम को उनके घर SP पहुंचे और उनके पिता से पूछा अजीत दा आप आए नहीं, हम लोग सब वहीं पर थे। तो अजीत दा ने जवाब दिया वहाँ मेरा बेटा खेल रहा था। अगर मैं अपने बेटे को अवार्ड देता तो सबको लगता कि मैं अपने बेटे का प्रमोशन कर रहा हूँ। तब उनके बेटे ने भी बोला ठीक है, मैं भी आपको चुनाव प्रचार में प्रमोशन नहीं करूँगा। तब उनका जवाब और भी सुनने लायक था। उन्होंने कहा अपने बेटे से अगर तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पूरा पूर्णिया जिला का युवा ही मेरा बेटा है, वो मेरे लिए प्रचार करेंगे।
इस उदारवादी और नेक दिल नेता के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।